Assalamu alaikum. I welcome you all to lecture number 4 for our machine design and CAD1 subject. हमने पहले 3 वीक्स में बेसिक्स को कवर किया। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा और उसके बाद हमने कुछ फेलियर थ्योरीज को कवर किया, स्टैंडर्ड्स को कवर किया। सो आज के वीक से जो एक्चुअल मशीन डिज़ाइन का जो कोर्स है वो एक्चुअली स्टार्ट होने जा रहा है। सो ये डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये तकरीबन हमारे कोई 4 वीक्स जो है ये चलेगा। इसके अंदर हमारा फर्स्ट 2 वीक्स हम डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट को देखेंगे, एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे और उसके हवाले से इसको लेके चलेंगे, कुछ बेसिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा, थर्ड वीक, उसके अंदर हम कह लें कि जो कीज़ के हवाले से है, डिज़ाइन ऑफ कीज़ को देखेंगे, कपलिंग्स को थोड़ा सा कवर करेंगे क्योंकि जब हम शाफ्ट की बात करते हैं तो वो दोनों टॉपिक भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ फिर हम नेक्स्ट जो हमारा फाइनल वीक होगा उसके अंदर हम फिर क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइब्रेशंस के हवाले से, उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ एक ओवरव्यू लेंगे और उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट्स का टॉपिक जो है वो प्रोसीड करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये रेज होता है कि शाफ्ट आपके पास क्या है। सो शाफ्ट इज़ अ रोटेटिंग मेंबर, यूजली जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, यूज टू ट्रांसमिट पावर और मोशन। क्वेश्चन ये रेज होता है सबसे पहले कि आपके पास जो है क्या या फिर हम सर्कुलर ही क्रॉस सेक्शन क्यों होता है, कोई दूसरा क्रॉस सेक्शन क्यों नहीं होता। सो उसकी जो मेन कुछ वजूहात हैं उनमें से सबसे पहले तो यह है कि आपके पास जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, कह लें कि वो यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन उसमें क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो आप देख रहे हैं कि विड्थ ज़्यादा है, लेंथ कम है और इस तरह के इश्यूज आते हैं। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अक्रॉस द एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस जो है आपके पास, अगर सर्कुलर शाफ्ट है उसके अक्रॉस द सेंटर लाई कर रहा होता है, ठीक है, इस वजह से भी हम वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी वजह ये है कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होंगे उनके जो एजेस हैं दे आर प्रोन टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। हमने बात की थी कि अल्टरनेटिव स्ट्रेस में ये बहुत जो है आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। सो एक ये वजह है कि हम इसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यूज़ करें क्योंकि ये स्मूथ है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। उसके बाद जो कुछ और भी इसकी वजूहत हैं कि अगर नॉर्मली शाफ्ट जो है वो बेल्ट्स वगैरह के साथ कपल्ड होती हैं और रोलिंग जो फ्रिक्शन है वो कम होती है, सो पावर ट्रांसमिशन आपके पास सर्कुलर शाफ्ट के थ्रू ज़्यादा बेहतर आप यूँ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लाजमी था बेरिंग्स वगैरह और वो तमाम चीज़ें जो है वो इजीली आप असेंबल कर सकते हैं एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के साथ। सो ये कुछ वजूहत हैं जिनकी बिना पर हम शाफ्ट जो है नॉर्मली हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होगी, बट वी कैन मेक इट ऑफ, या फिर आप कह लें कि ये वजह है जिसकी वजह से रेक्टेंगल या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के ऊपर नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद लाजमी बात है दूसरा ये है कि पिन होल्स वगैरह अगर आपने करने हैं कूलिंग वगैरह के लिए शाफ्ट में, सो वो इजी हैं। सो इस तरह के बहुत सारी वजूहत हैं जिनकी बिना पे हमने की जाती हैं। सो अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन ये रेज होता है कि शाफ्ट वो है जो कि रोटेटिंग मेंबर है और वो ट्रांसमिट कर रहा है पावर या फिर मोशन कर रहा है। आपके पास जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कुछ और जगह पे भी यूज़ हो सकता है, मगर वो कोई टॉर्क वगैरह ट्रांसमिट नहीं कर रहा होगा, बट किसी ना किसी और मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहा होगा। जिस तरह हमारे उनको हम एक्सल बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास गाड़ी के जो फ्रंट व्हील ड्राइव है अगर फ़र्ज़ किया, सो आपने देखा होगा कि दरमियान में जो है वहाँ एक एक्सल होता है जो कि बेसिकली आपको मदद देता है कि व्हील को टर्न वगैरह में आपने जब करना है, सो उस केस में सो उनको हम एक्सल बोलते हैं। यहाँ से अगर आप इमेज में देख सको कि ये आपके पास फ्लाई व्हील है, इनके दरमियान जो ये पार्ट है जो कि मैंने ये रेड से मेंशन किया है, सो दैट इज़ बेसिकली द शाफ्ट। आगे चलते हैं जी। शाफ्ट डिज़ाइन की बात करें तो शाफ्ट को अगर हम बात करें तो शाफ्ट इटसेल्फ भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाती हैं। एक हमारे पास ट्रांसमिशन शाफ्ट होगी और एक हमारे पास है मशीन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट हमारे पास वो शाफ्ट्स हैं जो कि ट्रांसमिट करेंगी पावर बिटवीन द सोर्स एंड द मशीन एब्जॉर्बिंग पावर, यानी कि आपने फ़र्ज़ किया मोटर से टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, वहाँ से टॉर्क लिया और जो भी मशीन जिसको भी रिक्वायर्ड था, फ़र्ज़ किया आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, सो वहाँ जो आपकी मशीन है उसको वो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है और वो पार्ट आपका चल रहा है। फ़र्ज़ किया आपके पास वो लेथ ही है एक तरह से, सो पावर जो है वो शाफ्ट के थ्रू आगे चक में जा रही है और आगे, बल्कि सिर्फ वो
काउंटर शाफ्ट, लाइन शाफ्ट, ओवरहेड शाफ्ट और ऑल फैक्ट्री शाफ्ट और ट्रांसमिशन शाफ्ट। ठीक है, अभी हम बात करें इसमें फैक्ट्री के हवाले से आपको बता सकता हूँ, तमाम ये ट्रांसमिशन शाफ्ट में आती हैं। सिंस दीज शाफ्ट्स कैरी मशीन पार्ट्स सच एज पुली, गियर्स एक्सेट्रा, देयरफॉर दे आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग इन एडिशन टू ट्विस्टिंग। सो इनमें क्या होगा कि एक जो है इसमें ट्विस्टिंग भी अकर हो रही होगी। ठीक है, और लाजिम बात है क्योंकि गियर्स वगैरह पार्ट्स हैं तो उनकी वजह से लोड भी इन पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। दूसरी हमारे पास कहलाती है मशीन शाफ्ट। मशीन शाफ्ट जो है बेसिकली कह लें कि उस मशीन के अंदर इंटीग्रेटेड है और उसका बड़ा एक इंटीग्रल पार्ट है। जिस तरह हमारे पास क्रैंक शाफ्ट में जो हमारे पास शाफ्ट यूज़ हो रही है वो मशीन शाफ्ट कहलाएगी, कि वो बेसिकली एम्बेडेड है उसके अंदर और उसके बगैर आप क्रैंक शाफ्ट का तस्वुर नहीं कर सकते। सो दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ओके, सो शाफ्ट में जो लोड्स आपके पास दो तरह के होंगे। एक हमारे पास लोड है जो कि टॉर्क की वजह से लग रहा होगा और एक हमारे पास है ट्रांसवर्स लोड जो कि हमारे पास स्प्रॉकेट्स या गियर्स वगैरह की तरफ से लग रहे होंगे, यानी कि जो डाउनवर्ड जो लोड उसकी तरफ से एक्ट कर रहे होंगे। सो लोड जो है हमारे पास स्टेडी भी हो सकते हैं, टाइम वेयरिंग भी हो सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो आइडियल केस है उसमें हमारे पास स्टेडी लोडिंग होती है, बट रियल टाइम में हमारे पास फ्लक्चुएटिंग लोडिंग भी हो सकती है, टाइम के साथ साथ वेरी भी कर सकती है। सो दोनों के केसेस में शाफ्ट डिज़ाइन के जो फार्मूलाज हैं और जो मेथोडोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। अभी हम आगे चल के उसको देखते भी हैं। अगर हमारे पास स्टेडी लोडिंग है तो उसके लिए ये बिल्कुल सिंपल से फार्मूलाज हैं। ठीक है, यानी कि टॉर्क के लिए सिंपल इनर और आउटर डायमीटर, अगर ये हॉलो शाफ्ट है, अगर हॉलो शाफ्ट नहीं तो सिंपल ये डी हो जाएगा। सो ये सिंपल फार्मूला है। और इसी तरह बेंडिंग मोमेंट के लिए भी आपके पास ये सिंपल फार्मूला मौजूद है। अच्छा, हमने जो है यहाँ तीन तरह के जो है कह लें कि हमने स्ट्रेस बात की थी, डिस्कस किया था हमने कि हमारे पास टाइम वेयरिंग स्ट्रेसेस होती हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास फुली रिवर्स्ड होती है, हमारे पास रिपीटेड होती है और हमारे पास फ्लक्चुएटिंग होती है। फुली रिवर्स्ड में क्या होता है कि आपके पास जिस तरह साइनोसाइडल वेव होती है कि वो अप गया और उतना ही फिर वो ग्रेजुअली डाउन जाएगा। तो यानी कि जितना ये मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड है उतना ही इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड है। इस केस में होता क्या है कि आपके पास जो है मीन कंपोनेंट इसमें ज़ीरो होगा। चलें इसको भी हम आगे चल के अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, एनी वन स्ट्रेस एलिमेंट ऑन द शाफ्ट गोइंग फ्रॉम टेंशन टू कंप्रेशन ईच साइकिल एज द शाफ्ट टर्न। सो बेसिकली होता क्या है कि आपके पास शाफ्ट चूँकि रोटेट कर रही है, जो पार्ट पहले कंप्रेशन में था जैसे ही वो पार्ट नीचे जाएगा तो कंप्रेशन में टेंशन में था अपवर्ड, तो वो अपवर्ड जो है वो बेसिकली कंप्रेशन में होगा एक तरह से, और जब वो डाउनवर्ड जाएगा तो वो टेंशन में हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। सो बेसिकली फुली रिवर्स्ड ही आपके पास लोडिंग है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है रिपीटेड लोडिंग। रिपीटेड लोडिंग में ना ये मिनिमम ज़ीरो होता है। ये जो वर्डिंग यूज़ हो रही है ना इस पर अभी हम दोबारा भी आएंगे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसको हम मिनिमम बोलते हैं। ये रिपीटेड है। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं कि पॉजिटिव के अंदर ही लाई करें तो थ्रू आउट ही पॉजिटिव के अंदर है, नेगेटिव के अंदर नहीं जा रहा है, जिस तरह साइनोसाइडल वेव की हम बात कर रहे थे। थर्ड है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग लोडिंग होती है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू भी होती है, मिनिमम स्ट्रेस वैल्यू भी है और मीन वैल्यू भी है, क्योंकि ये तमाम देख रहे हैं जीरो से ऊपर है। अच्छा, सो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं कि ये मैं मीन और मिनिमम और ये क्या बात हो रही थी। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ। ठीक है, मीन बेसिकली देखो जो हमारे पास टाइम वेयरिंग स्ट्रेसेस होती हैं ना, या जो टाइम के साथ वेरी कर रही हैं, दो तरह की स्ट्रेसेस हो सकती हैं। एक हमारे पास मीन होगी या हमारे पास ऑल्टरनेटिंग होगी। जो मीन स्ट्रेसेस है उसके अंदर सिंपल क्या होता है कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। जो ऑल्टरनेटिंग होती है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। सो ये दो कंपोनेंट होंगे स्ट्रेस के। जब हम बात करेंगे हम कहेंगे या तो वो मीन कंपोनेंट है या ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट है। मीन कंपोनेंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस, यानी कि दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ऑल्टरनेटिंग जो है कह लें कि दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, या फिर आप कह लें कि मीन और पीक के दरमियान डिफरेंस लें तभी आपके पास ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस आएगा। सो अब हम चलते हैं दोबारा जहां हम मौजूद थे यहाँ। ठीक है, सो अब मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ कि सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मीन या फिर सिग्मा एम, इसको मैं रेज कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ओके, लेट मी राइट दैट डाउन अगेन। सो हम कहते हैं कि सिग्मा मीन इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम
डिवाइडेड बाई 2। देखें यहाँ हमारे पास मीन कंपोनेंट 0 क्यों है, क्योंकि जितना वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गया उतना ही वो मिनिमम एम्पलीट्यूड गया। सो हमारे पास ये जो कंपोनेंट है जो कि मैंने इनसर्कल किया है यही हमारे पास 0 हो जाता है, मगर इसमें हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास आ जाते हैं हम रिपीटेड के अंदर। सो रिपीटेड के अंदर हमारे पास मैक्सिमम भी होगा मिनिमम भी होगा, सिर्फ यहाँ चेंज किया आया कि हमारे पास जो सिग्मा मिनिमम था वो हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि वो 0 को टच कर रहा है। इसी तरह जो हमारे पास फ्लक्चुएटिंग है उसमें वो दोनों कंपोनेंट आ रहे होंगे, ठीक है। मैं वहाँ और यहाँ ऑल्टरनेटिंग का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिग्मा ऑल्टरनेटिंग इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। सो ये दो रिलेशंस हैं जो कि हमारे यहाँ थ्रू आउट यूज़ हो रहे होंगे। आगे चलते हैं सर, अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन की। देखें अभी हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि हमारे पास अब हम स्टडी को नहीं हम कवर करने जा रहे, स्टडी का हमने यहाँ बता लिया कि अगर स्टडी होगा तो ये यहाँ होगा। नॉर्मली जो हम टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए या फिर अक्सर और भी जगहों पे यूज़ होती है, R.S. खुरमी जो है उन ऑथर का नाम है, अगर आप इसकी बुक कवर करोगे तो उसमें ये फार्मूलाज गिवन है, वहाँ उसने स्टडी को कवर किया, टाइम वेरिंग को उस तरह उसने कवर नहीं किया। बट नॉर्टन या शिगले हो गया जो हमारी कोर्स बुक्स हैं उनके अंदर हम टाइम वेरिंग को कवर करेंगे। स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। अब हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि हम टाइम वेरिंग स्ट्रेस के ऊपर बात कर रहे हैं। सो जो डिफरेंट ये नॉचेज हैं, ग्रूव्स हैं, पिन होल्स हैं, या फिर ये कह लें कि जिस तरह ये आपके पास की वेज हैं, की के लिए जो हमने ये थोड़ा सा होल किया, कंट्रीब्यूट टू सम स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन द फटीग स्ट्रेस कैलकुलेशन इन शाफ्ट। हमने बात की थी कि अगर ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन जब फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में आएगा तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, तो इस वजह से जब हमने इसको डिज़ाइन करना है तो हमने इनको इन कंसिडरेशन रखना है। Clamp keys are also available with squeeze, which squeeze the outer diameter of the shaft with high compressive force to clamp. They work with the friction to attach the element. So कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि हम ये clamp collars हम लगा देते हैं, यानी कि आप इस तरह की एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक रबर का पीस है, ठीक है, आई होप कि शायद आप में से किसी ने जो है इस तरह के वो देखा भी हो, यानी कि इस तरह की शेप में एक रबर के क्लैंप से आते हैं जो कि डोर के साथ यूँ फिक्स हो जाते हैं, यानी कि तो वो क्या करते हैं क्या कि फ्रिक्शन की वजह से डोर को मूवमेंट नहीं होने देता। सेम केस यहाँ हो रहा है कि ये बिल्कुल इसके साथ फिट इन हो जाएंगे हब के साथ, और जो है अब आपके पास ये क्लैंप हो जाएगा। इसको सिंपल आप स्क्रूज वगैरह से टाइटन अप कर दें तो ये भी की के तौर पर कर रहा, सॉरी इसको सपोर्ट दे रहा होगा। सो ये हमारे पास इस तरह की कीज़ भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, या फिर कह लें कि ये भी की का जो काम दे रही होंगी। की क्या करेगा, की का चलें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जिस तरह आप यहाँ की देख रहे हो, यहाँ ये जो वुडरफ की इसको हम बोलते हैं मौजूद है। होता क्या है कि आपके पास जो शाफ्ट है, अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन इमेज बताऊँ तो वो कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन इमेज होगा। अपॉलॉजीज़ फॉर द ड्राइंग, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है कि क्योंकि शाफ्ट जो है बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनके अंदर हम इस तरह का की एक इंसर्ट कर देते हैं जो कि आपके पास कह लें कि हाफ इसके अंदर इमर्स्ड होगी और हाफ जो हमारे पास ये हब है उसके अंदर इमर्स्ड होगी, यानी कि हब और की के दरमियान। सो इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़र्ज़ किया कि आपके पास जो है स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और आपका इमरजेंसी आपको स्टॉप करना है, तो उस केस में क्या होगा कि की का मटेरियल चूँकि शाफ्ट के मटेरियल से हल्का होगा, सो ये पहले ब्रेक कर जाएगा, तो आपकी ट्रांसमिशन आगे पावर ट्रांसमिशन टू द मशीनरी रुक जाएगी। सो की इस वजह से यूज़ होता है कि हम शाफ्ट को बचा लें, हमारा जो की है वो उसको हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। सो इस वजह से ये यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद जो है अब हम बात कर लेते हैं शाफ्ट मटेरियल्स की। सो शाफ्ट मटेरियल्स में हमारे पास जो स्टील है वो हमारे पास आइडियल चॉइस है, ठीक है। उसका हाई मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, रेडिली अवेलेबल है। उसके अलावा जो हमारे पास ब्रॉन्ज है या स्टेनलेस स्टील है वो भी हमारे पास यूज़ होती हैं जहाँ मरीन या फिर क्रोसिव एनवायरनमेंट होती है, यानी कि जहाँ आपके पास साहिली इलाके हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, या फिर सी में ऑफ शोर ड्रिलिंग वगैरह इस तरह कुछ है, या ऑन शोर, सो वहाँ हमारे पास ये चीज़ें यूज़ होंगी। उसके बाद जो है कुछ ज़्यादातर मशीन शाफ्ट जो हमारे पास लो टू मीडियम कार्बन स्टील जो है इधर कोल्ड रोल्ड और हॉट रोल्ड उनसे भी हमारे पास बनती हैं। अलॉय स्टील्स भी हमारे पास यूज़ होते हैं जहाँ हमारे पास हाई स्ट्रेंथ यूज़ हो, यानी कि वेनेडियम यूज़ हो गया या फिर टाइटेनियम यूज़ हो गया, इसके अलॉयज़ यूज़ हो गए एंड सो ऑन। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जी हमारे पास शाफ्ट जनरली जो है ना हम हॉट रोलिंग या फिर कह लें कि कोल्ड ड्राइंग के थ्रू या फिर टर्निंग और ग्राइंडिंग के थ्रू हम बनाते हैं, ठीक है। द कोल्ड रोल शाफ्ट आर स्ट्रॉन्गर देन हॉट रोल शाफ्ट बट विद हायर रेजिडुअल स्ट्रेसेस। लाजमी बात है उसमें कोल्ड रोलिंग में रेजिडुअल स्ट्रेसेस ज़्यादा आ जाती हैं।
द रेजिडुअल स्ट्रेसेस मे कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ शाफ्ट व्हेन इट इज मशीन्ड, स्पेशली व्हेन स्लॉट्स और कीवेज आर कट। ठीक है, ये किसमें कहने का एडेड डिसएडवांटेज है। शाफ्ट ऑफ लार्जर डायमीटर यूजली फोर्ज एंड टर्न इनटू साइज इन अ लेथ। सो बेसिकली फोर्ज की जाती है और लेथ्स के साथ जो है इसको फिर एंड पे फिनिशिंग वगैरह की जाती है। सो ओके, सो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे माउंटिंग यूज्ड फॉर अ शाफ्ट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एसेंस इस तरह के आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि जिस तरह ये शाफ्ट मौजूद है, तो अब कोई भी पार्ट आपने इसके साथ एसोसिएट करना है तो क्या आप सिंपली इसको शाफ्ट के ऊपर लगा देंगे? तो उसका आंसर है नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट माउंटिंग्स यूज़ करते हैं जिनके साथ हम फिर आगे इनको लगाते हैं। उसमें सेट स्क्रू लॉकिंग होती है, उसमें सेंट्रिक लॉकिंग कॉलर होती है, कंसेंट्रिक क्लैंप कॉलर होती है और टेपर्ड अडेप्टर स्लीव होती है। सो बेसिकली होता क्या है कि जिस तरह आप ये लॉकिंग है आपको ये सामने नज़र आ रहा है, आप इसके साथ फिर कोई भी इसके ऊपर पार्ट एसोसिएट कर दो तो वो क्या करेगा, ये शाफ्ट के साथ रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, और आपके पास जो है फिर आप कोई भी पार्ट इसके साथ एसोसिएटेड आप जो है साथ अटैच कर सकते हो इजीली। ठीक है, जिस तरह आप ये देख रहे हो बेरिंग्स तो इटसेल्फ जो है वो उसके तौर पे एक्ट कर रहे हैं। सो बेरिंग्स के अलावा अगर कोई पार्ट आपने गियर वगैरह लगाना है तो उस केस में जो है आप इस तरह के ये माउंटिंग्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जो है हमारे पास है सेट स्क्रू लॉकिंग। सेट स्क्रू लॉकिंग में क्या होता है कि हमारे पास सिंपल ये जो है शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर ये पार्ट यानी कि शाफ्ट के ये जाएगा और हम सेट स्क्रूज़ के थ्रू इसको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेरिंग एंड द शाफ्ट इज कंसंट्रेटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेट स्क्रूज। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर माउंटिंग मेथड। ठीक है, दे कैन यूज सिग्निफिकेंट फ्रेटिंग क्रोजन। फ्रेटिंग क्रोजन होती है कि जहाँ उसने वो फोर्स इम्पैक्ट की वहाँ आपके पास ये रस्टिंग अकर होगी। ठीक है, जिस तरह आप ये देख रहे हो ये पार्ट्स हाईलाइट जो मैंने किए हैं, और जो है ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इसको हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, सो इसको मैं पहले आपको चाहूँगा, ये एक वीडियो है यूट्यूब से ही मैंने लिया, मैं चाहूँगा कि आपको ये दिखा दूँ। ये फर्स्ट केस है जिसमें आप देख रहे हो कि इसको थोड़ा सा मैं अगर यहाँ रिवाइंड कर दूँ, सो आप ये देखो कि दिस इज़ नाउ सेट स्क्रू लॉकिंग, कि आपके पास एक शाफ्ट मौजूद है और आपने हब एक उसके साथ अटैच करनी थी। ठीक है, सो अगर आप यहाँ इसको देखिए तो सिंपल उसने जो है ये जहाँ उसने फिक्स करना है वहाँ शाफ्ट ये हब को वहाँ लेके जाएंगे समथिंग लाइक दिस, और इसको जो है फिर हम सेट स्क्रूज़ की मदद से हम इसको टाइटन अप कर देंगे। सो अभी आप देखिएगा कि वो इसको की के थ्रू इसको टाइटन अप करेगा या स्क्रू ड्राइवर के थ्रू। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये एक साइड पे टाइटन अप हो गया, यानी कि अब यहाँ वो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपके पास लाजमी बात है वो फोर्स एक्ट हो रही होगी। सो इस तरह जो है हमारे पास ये पार्ट जो है यहाँ फिक्स अप हो जाएगा। ठीक है, सो जिस तरह अगर मैं जो है दोबारा बैक पे चलूँ और हम दोबारा देखें सेट स्क्रू लॉकिंग का, सो आप यहाँ देख रहे हो तो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेरिंग एंड द शाफ्ट कंसंट्रेटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेट स्क्रू। सो बेसिकली जहाँ ये टाइटन अप हो जाते हैं उसकी जो ऑपोजिट साइड है वहाँ बेसिकली कह लें कि कॉन्टैक्ट जो है इन अ सेंस कह लें कि शाफ्ट जो फोर्सेस हैं बेसिकली वहाँ जो है कह लें कि वो कंसंट्रेटेड हो जाती हैं सिंपल। ओके, सो अब हमने वर्किंग देख ली उसकी। सो यहाँ एक लाइन थी और मैं चाहूँगा कि उसको हम जो है दोबारा एक बार कवर कर लें। यहाँ एक लाइन लिखी है कि जी द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेरिंग एंड द शाफ्ट इज कंसंट्रेटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सेट स्क्रूज। ठीक है जी, दिस लाइन बेसिकली इसका मतलब ये था कि जब आपने ये आपके पास शाफ्ट है और आपने एक सेट स्क्रू यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, तो इसने बेसिकली ये जो शाफ्ट है इसको पुश करना है टुवर्ड्स द बाउंड्री जो कि इस साइड पे है, तो यहाँ ज़्यादा कॉन्टैक्ट डेवलप होगा। सो यहाँ जो है वो आपके पास जो कॉन्टैक्ट है वो इस साइड पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा रिलेटिवली। आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास इसेंट्रिक लॉकिंग कॉलर। इसेंट्रिक लॉकिंग कॉलर में बेसिकली क्या होता है कि आप यूँ समझें कि एक कॉलर है या फिर कह लें कि एक राउंड शेप है जिस तरह उसमें मौजूद थी। वहाँ तो हमने लास्ट में तो सेट स्क्रूज में था ना कि हमने डायरेक्ट जो है वो पिन्स लगा दी थी। ठीक है, जिस तरह ये देखो ये मौजूद है, इस तरह एक इस साइड पर मौजूद थी। सो यहाँ बेसिकली क्या है कि आपके पास ये बेस है और इसके साथ एक ये दूसरा एक कह लें कि एक लॉकिंग कॉलर है। ये क्या करेगा कि जब इसको शाफ्ट के साथ आप फिक्स करेंगे, सो आपको बेसिकली इसको ट्विस्ट करना होगा जिस तरह हम बॉटल का कैप बंद करते हैं, बिल्कुल उस तरह। सो वो क्या होगा कि किसी एक पॉइंट पे जाके वो फिक्स हो जाएगी।
द कॉन्टैक्ट ऑफ द बेरिंग इज स्लाइटली मोर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द सेट स्क्रू लॉकिंग मेथड लाजमी बात है, ठीक है जी। द कॉलर इज ट्विस्टेड इनटू प्लेस, इट लॉक्स बेरिंग टू द शाफ्ट। सो बेसिकली वो बेरिंग जो है उसको शाफ्ट के साथ वो लगा देगा। ये बेसिकली यूनिडायरेक्शनल एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर रिवर्सिंग लोड्स, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये एक ही तरह के स्टैटिक लोडिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। Like the set screw method, the eccentric locking collar can cause significant fretting corrosion, making removal very difficult after years of operation. Fretting corrosion हमने यहाँ भी कवर भी की। इसको भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे वर्किंग करती है। लेट मी जस्ट प्ले इट और मैं आपको एग्जैक्ट उस इंस्टेंट पे आपको ले जाता हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ से देख सकें कि ये आपके पास जो है ये बिल्कुल इसको लॉक कर रहा है। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो एज वेल, ताकि आप लोग जो है ऑन योर ओन भी इसको देख सकें, ठीक है। अभी चूँकि फ्रेम्स का थोड़ा सा इशू होगा, यहाँ अड़ के आपके पास इस वीडियो में आ रही होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने जो है आपको फिक्स किया और उसके साथ जो है उसको यूँ ट्विस्ट कर रहा है और लॉक कर रहा है। अच्छा, यहाँ टॉप पे देख रहे हो कि ये एक होल मौजूद है। बेसिकली ये क्या करेगा कि इसको स्क्रू की मदद से वहाँ इसको हिट करेगा, ताकि जो है दोनों साइड पे जो होल्स हैं बेसिकली ये फिट हो जाएँ। यानी कि आपने इनको एडजस्ट करने के लिए बेसिकली ये काम आता है। इस तरह जो है ये आपके पास सेंट्रिक कॉलर जो है वर्क करता है। अब हम जो है दोबारा पीछे चलते हैं और हमारे पास जो नेक्स्ट था वो हमारे पास है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक जो है बेसिकली इजी टू इंस्टॉल है, मगर इसकी परचेस प्राइस लाजमी बात सा ज़्यादा है। इसमें कुछ इस किस्म का है कि आप यहाँ देख सकते हो कि होल में ये आपके पास स्मॉल होल्स हैं। बेसिकली किसी भी किस्म की शाफ्ट है उसके साथ जो है ये फिक्स होगी, और जब कॉलर से आप इसको दोबारा कह लें कि ग्रिप करेंगे या फिर उसी तरह ट्विस्ट करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। बेसिकली इसमें जो है टैंग्स ऑन एक्सटेंडेड इनर रिंग वो हमने अभी देख भी लिया, मैंने आपको मेंशन किया है। जो ये टैंग्स हैं बेसिकली ये जो होल्स हैं यहाँ पर परफोरेशन, इनको हम टैंग्स बोलते हैं। Lockdown when the collar is twisted into place, the contact of the bearing is evenly distributed with a small area around the shaft. This is a good method to minimize vibration. इसकी भी वर्किंग देख लेते हैं। अगर आप यहाँ इसको देखें, दिस इज़ द थर्ड वन, ठीक है। तो आप इसको चलें थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ मूव कर। यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास ये हब मौजूद है, और हब के साथ जो है यहाँ अब आपके पास वो कह लें कि कॉन्सेंट्रिक ये इनर रिंग आ गया, ठीक है। इसमें परफोरेशंस मौजूद हैं। इसके आउटर इसके साथ, अच्छा इसके साथ ना एक जो है ये लॉकर नट भी इसके साथ लगेगा। सॉरी, आई थिंक जस्ट लेट वेरीफाई इट। यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, इसी के साथ जो है बेसिकली इनर साइड पे जो है एक लॉकर नट भी लगता है, जो कि बेसिकली मेक श्योर करता है कि ये जो है ये अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गया। जब आप इसको यहाँ एनक्लोज करेंगे, ठीक है, इवेंचुअली किसी एक पॉइंट पे जाके यूँ फिक्स हो जाएगा, डिपेंडिंग कि आपकी शाफ्ट का जो है डाया किस तरह। इसको सिंपल आपने क्या करना है कि सिंपल जब माउंट करना है, ठीक है, आप इसको माउंट करोगे और सिंपल इसको यूँ आप टाइटन अप करते जाओगे, ताकि यहाँ तक कि वो इसको कम्प्लीटली ग्रिप कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास लेथ में 3 जॉ चक होता है कि आप उसको एक साइड से टाइटन अप करते हो, ग्रेजुअली जो है तमाम साइड से जो है कह लें उसको आपके जो वर्क पीस है उसको वो पकड़ लेता है। की मदद से जो है इसको यहाँ फाइनली जो है वो इसको टाइटन अप कर देगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आपके पास जो हब है वो इन प्लेस आ जाएगी, माउंटेड और शाफ्ट के ऊपर माउंट हो जाएगी। ये था हमारे पास थर्ड वन। उसके बाद लास्ट हमारे पास है टेपर्ड अडेप्टर स्लीव, ठीक है जी। टेपर्ड अडेप्टर स्लीव जो है कुछ इस किस्म की होती है आपके पास, ठीक है, कि इसमें थोड़ा सा एक टेपर एक है, यानी कि थोड़ा सा इंक्लिनेशन मौजूद है कि स्टार्ट में थोड़ा सा आपके पास एरिया ज़रा ज़्यादा ग्रेजुअली वो एक एंगल पे कम आ रहा है। बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे भी वाइब्रेशन मिनिमाइज़ होती है, फ्रेटिंग इसमें नहीं होगी, हाई स्पीड के लिए यूटिलाइज हो सकती है, ठीक है। दिस हैज़ टेपर्ड अडेप्टर, लॉकिंग वॉशर एंड लॉकिंग नट इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। एज द लॉकिंग नट इज टाइटन विद द स्पैनर रेंच, द अडेप्टर इज हियर।
अब हम सेट स्क्रूज़ को भी देख लेते हैं, और यहाँ से अगर आप देखो तो ये सेट स्क्रू लॉकिंग है कि इनर टैंक्स मौजूद हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आउटर नट जो है वो उसके साथ फिक्स हो जाता है किसी एक पॉइंट पे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास लेथ मशीन में 3 जॉ चॉक होता है कि आप ग्रेजुअली से फिर टाइटन अप करते जाते हो तो वो आपके पास एक पॉइंट पे जाके वो लॉक हो जाता है। सो इसको बिल्कुल की मदद से पहले थोड़ा सा रोटेट करके इसको हम थोड़ा सा फिक्स करेंगे जहाँ भी आप चाहते हैं कि इसको फिक्स करना आप चाहते हैं, ठीक है। सो उस पॉइंट पे आपने फिक्स कर दिया और वो माउंट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ कंसेंट्रिक माउंटिंग वर्क्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास आखिरी है द टेपर्ड अडेप्टर स्लीव। टेपर्ड अडेप्टर स्लीव क्या होता है कि इसके अंदर बेसिकली आपके पास इनर रिंग है, उसके साथ हम लॉकर नट लगाते हैं, उसके बाद फिर हम इसको फिक्स करते हैं। तो बेसिकली इसमें एक तरह से कह लें कि थोड़ा सा टेपर भी इसमें एक आता है, ठीक है। इस वजह से इसको हम टेपर अडेप्टर स्लीव बोलते हैं। तो बेसिकली टेपर अडेप्टर स्लीव में ये होता है कि जो इसका अडेप्टर है वो थोड़ा सा कह लें कि टेपर्ड है, ठीक है। जो कह लें कि जो उसका इनर रिंग जो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली वो। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपके पास हम वो इनर रिंग है या फिर कह लें कि टेपर्ड अडेप्टर है, उसके ऊपर हम लॉकिंग नट लगाएंगे और लॉकिंग नट के ऊपर लॉकिंग वॉशर और उसके ऊपर फिर लॉकिंग नट, उससे हम टाइटन अप करेंगे इसको स्पैनर रेंच की मदद से। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बेसिकली जो अडॉप्टर है वो आपके पास जो है शाफ्ट के साथ टाइटन अप हो जाएगा और कॉन्टैक्ट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये सबसे ज़्यादा जो है कह लें कि एक्सपेंसिव है और इंस्टॉलेशन भी में सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, बट इसमें जो है शाफ्ट डैमेज मिनिमल होगा और आप में हाई स्पीड के लिए इसको ऑपरेट कर सकते हैं विद लेस वाइब्रेशन। सो अगर हम इसको भी यहाँ से देख लें तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये आपके पास वो स्लीव है और उसके साथ ही हमारा वो इनर रिंग या अडेप्टर जिसको हम कह रहे थे टेपर्ड, इसका ग्रेजुअली आगे जाके एरिया ज़रा कम होता जा रहा है। उसके ऊपर हमने जो है एक लॉकिंग वॉशर रखी है और इसके साथ फिर ये लॉकिंग नट मौजूद है जो इसको टाइटन अप करेगा। सो इसको अगर आप माउंटिंग देखना चाहें तो सिंपल देखें, उसको शाफ्ट के ऊपर यूँ प्लेस किया हमने और यहाँ से जो नट था लॉकिंग नट उसको हमने यहाँ से रेंच की मदद से टाइटन अप कर देंगे। सो इसको आप यहाँ देखें, यहाँ भी ये स्पैनर भी यूज़ करेगा और जी। सो यहाँ से इसको इसने टाइटन अप किया, सो इस तरह जो है वो आपके पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आप लोगों को पता हो कि ऐसे नहीं होता कि आप कोई भी हब है या फिर कोई पुली वगैरह है या ऐसा चीज़ है उसे डायरेक्टली ही आप बिल्कुल उसके ऊपर आप लगा दोगे, बल्कि यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ माउंटिंग एज वेल। ओके, सो यहाँ से रेंच से उसने सिंपल जो है इसको यहाँ टाइटन अप किया, ठीक है। सो इस तरह जो है ये आपके पास वर्क करती है। सो आगे चलते हैं, ठीक है। यू गेट द बेसिक आइडिया के जो है किस तरह वर्क करती है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास अगर शाफ्ट के अंदर आपने पावर निकालनी और टॉर्क निकालना हो, ठीक है। सो P इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। टी जो है हमारे पास वो टॉर्क है और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, कितने आरपीएम से या रेवोल्यूशन पर सेकंड से मूव कर रहा है। अगर आपने जो है इंपीरियल यूनिट्स में फाइंड आउट करना है, सो टॉर्क के यूनिट्स होंगे पाउंड्स इंचेस, डेट वुड बी इक्वल टू पावर, उसके बाद ओमेगा, सिंपल वही फार्मूला है। उसके बाद 2π/60 से हम इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि रेवोल्यूशन पर मिनट को हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। इसमें यूनिट आप देख रहे हो कि मैंने 7 यूनिट मेंशन किए। और इसी तरह ऊपर जो है आपके पास ये 6600 है, ये बेसिकली कह लें कि कन्वर्जन फैक्टर है क्योंकि हम पाउंड्स इंचेस के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो डायमेंशंस वगैरह कुछ होती हैं वो फीट के अंदर होंगी, सो इस वजह से यहाँ ये 6600 आ रहा है। इसी तरह आपके पास यहाँ भी अगर ऐसा यूनिट्स हैं सो 2π/60 से होगा, पावर वाट्स में होगी, ताकि हम जो है आरपीएम को रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकें। और ये उसके अगर आपके पास जो है वेरी विद टाइम का है, सो आप उसमें टॉर्क की भी एवरेज लोगे और एंगुलर वेलोसिटी की भी आप एवरेज ले रहे होगे, आप एवरेज पावर लोगे उसमें। अच्छा, शाफ्ट में 2 तरह की स्ट्रेसेस होंगी, ठीक है। ये हमने बात पहले की थी, ठीक है, कि आपके पास मीन स्ट्रेसेस होंगी, ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस होंगी। जो आपके पास ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस है उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद जो मीन स्ट्रेसेस है उसके अंदर हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला mc/i ही है। ma का मतलब है कि ये ऑल्टरनेटिंग मोमेंट है, mm का मतलब है कि ये मीन मोमेंट होगा। इसमें kf आ रहा है और आपके पास kfm आ रहा है, दोनों एक ही चीज़ हैं।
के एफ हम सिंपल लिख देते हैं कि जी ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, के एफ एम हम थोड़ा सा कह देते हैं कि जी मीन स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, वरना दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा याद रखना कि दो तरह की फोर्सेस शाफ्ट के ऊपर अकर हो सकती हैं। फर्स्ट वन ड्यू टू टॉर्क, वो आपके पास शेयर होगा, ठीक है, शेयर लग रहा होगा, उसकी क्या जो है हमारे पास निशानी है, सॉरी वो हमारे पास क्या लेंगे सिंपल, आपके पास यहाँ हमारे पास टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। सो ठीक है, आप यहाँ से ये देख सकते हो कि हमारे पास ये टॉ की एक टर्म आ रही है, ठीक है, दिस वन। दूसरा हमारे पास जो फोर्स लग रही होती है ना, वो हमारे पास होती है जो कि ट्रांसवर्स है, या फिर आप उसे कह लें कि वो बेंडिंग लोड है या सिंपल लोड है, उसकी वजह से आपके पास जो है ना आपको मोमेंट की इक्वेशन या कह लें कि मोमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, ये आप कह लें कि ड्यू टू बेंडिंग है। सो ये दो फोर्सेस से हमारा मेन पाला पड़ेगा। कुछ केसेस में जो कि हम शायद ना कवर करें, एक्सियल फोर्सेस भी इसमें लग रही होती हैं, उसको भी हम आगे चल के देखते हैं। सो ये आपने ये चीज़ें याद रखें कि यहाँ दो तरह की मेजर फोर्सेज हैं, थर्ड फोर्स भी है, यानी कि तीन तरह की फोर्सेज हैं जो एक्ट कर रही हैं। शेयर फोर्स जनरेट हो रही होगी टॉर्क की वजह से, बेंडिंग की वजह से मोमेंट इसमें आ रहा होगा, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आप लोगों ने कवर की हुई है। इसी तरह एक्सियल फोर्सेज भी एक्ट कर रही होंगी। सो हमने अल्टरनेटिंग और मीन स्ट्रेस के हमने फाइंड आउट करने का फार्मूला देख लिया। उसके बाद अगर हमने जो है कह लें कि ये सिंपल एक उसी की डेरिवेशन है, यानी कि ये मोमेंट आपके पास है, ठीक है, उसके बाद इसी को इक्वेशन को थोड़ा सा हमने यहाँ एक्सपेंड किया है, आई को थोड़ा सा चेंज किया कि सर्कुलर शाफ्ट है तो आई जो है वो पाई डी 4/64 होता है, और सी जो है वो बेसिकली रेडियस होता है डायमीटर बाय 2। सो उसको हम इक्वेट करते हैं तो अल्टरनेटिंग स्ट्रेस का ये फार्मूला बनेगा और मीन स्ट्रेस का ये फार्मूला बनेगा। ये मैंने सिंपल एक आपके लिए ट्रिकल डाउन कर दिया ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, ठीक है जी। यहाँ डी शाफ्ट डायमीटर मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो है आपके पास ये तो हो गया बेंडिंग के लिए, ठीक है, सिग्मा। इसी तरह टॉ आपके पास है क्योंकि टॉर्क इसके अंदर आ रहा है उसकी वजह से। सो ऑल्टरनेटिंग और मीन शियर टॉर्जनल स्ट्रेस जो है वो कैसे फाइंड आउट होंगी, उनके लिए हमारे पास इवेंचुअली कुछ ये रिलेशन बनते हैं, ठीक है। यहाँ जे होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी 4/32, और आपके पास टी आर ओवर जे या टी सी ओवर जे, आप ये फार्मूला पढ़ के आए हो, सब बेसिकली सिंपल हुआ। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ नोट करना है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है वो KFS हो गया, यानी कि बेसिकली स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इन शियर। और यहाँ देखो, यहाँ सिंपल क्या चेंज हुआ, KFS हमने कर दिया, बात वही है जिस तरह वो एक कह लें कि एक आम अल्फाज में कहा जाता है कि आप कान एक तरफ से पकड़ लो दूसरी तरफ से पकड़ लो, तो बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल इसको समराइज़ यहाँ कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है, कि अगर बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं तो उनके लिए हमारे पास ये दो फोर्सेज होंगी, टॉर्जनल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये दो फोर्सेज होंगी। अगर इन केस एक्सियल स्ट्रेसेस आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, एक्सियल स्ट्रेसेस किस किस्म के आपके पास आ सकते हैं, जिस तरह किसी बॉडी का वेट या गियर का वेट या कुछ इस तरह की चीज़ें, अगर वो आपने एक्ट करनी है तो हमने उसका सिर्फ मीन कंपोनेंट लेना है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक गियर था और गियर का जो है ना वेट वो एक्ट कर रहा है तकरीबन, मैं कह देता हूँ कि 100 kg फॉर इंस्टेंस। सो 100 kg जो है, या फिर कह लें कि वो जो लोड है, सॉरी वेट है, सो 100 न्यूटन कर लेते हैं। सो ये बेसिकली आपके पास मीन कंपोनेंट इसका आ रहा होगा, यानी कि हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ मीन के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, ऑल्टरनेटिंग के अंदर हम इसको जो है हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो यहाँ भी अब आपके पास यहाँ KFM यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो कि हमने मीन कंपोनेंट के लिए देखा। बल्कि अगर आप यहाँ देखो मीन के लिए यहाँ M यूज़ हो रहा है, यहाँ देख रहे हो ये KFM यूज़ हो रहा है। सो बेसिकली मीन के लिए हमने 7 M लगा दिया, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये एक रिलेशन है, बेसिकली आप यूँ समझ लें कि हमारे पास मीन कंपोनेंट और आपके यील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान, और दूसरी साइड पे रेशो है अल्टरनेटिंग स्ट्रेंथ और आपकी एंड्योरेंस लिमिट के दरमियान। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, कि अगर लेट से आपके पास यहाँ से मीन कंपोनेंट नोन है और यील्ड स्ट्रेंथ भी नोन है और एंड्योरेंस लिमिट भी नोन है, और आपने जो है यहाँ से सॉरी मीन टॉर्जनल स्ट्रेस, स्टैटिक टॉर्जनल स्ट्रेस, जिस तरह यहाँ देखो आपके सामने ये मेंशन आ रहा है, ठीक है। सो अगर ये आपके पास नोन है, सो आप बेसिकली उसमें फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके एक जो है जो मिसिंग कंपोनेंट है वो क्या है, क्योंकि नॉर्मली अगर इन वैल्यूज़ को यूँ हम प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस किस्म की एक कर्व आपके पास आती है, जो कि यहाँ एक आपको एक क्वार्टर सर्कल सॉर्ट ऑफ एक आर्क आपको एक नज़र आ रही है। इसके साथ ही रिलेशन देख लो, सिग्मा इसके ओवर सी प्लस TM ओवर टॉ M ओवर सिग्मा YS, दोनों का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1।
सो ये इक्वेशन जो है फॉलो करती है। सो ये बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी साइड पे देखो तो दूसरी साइड में हमारे पास अब यहाँ अगर हम बात करें कि रिवर्स टॉर्जनल के केस में, ठीक है, यानी कि ये उस केस में जब आप सिंपल आपके पास स्टैटिक टॉर्जनल स्ट्रेस है, ठीक है, अगर आपने उसके साथ कंपेयर करना है या फिर फर्ज करें आपने अगर इसको कंपेयर करना है आपने रिवर्स टॉर्जनल के साथ, ठीक है, फुली रिवर्स बेंडिंग है, सो उस केस में आपके पास अल्टरनेटिंग कंपोनेंट आएगा और यहाँ आपके पास फटीग लिमिट आएगा इन प्योर टॉर्जन SES, ठीक है। सो यानी कि बेसिकली कब शेयर में जो है वो कब ब्रेक करेगा, ठीक है। जिस तरह वो याद हो कि एक हमने जो है वो 0.5 सिग्मा वाई वाली एक टर्म पढ़ी थी, ठीक है, यानी कि आपके पास जो टॉ शेयर है या फिर टॉ मैक्स की एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी। सो बेसिकली ये वहाँ इसको मेंशन हम ये कर रहे हैं। सो यहाँ उसको जो है ये कुछ ये ट्रेंड लाइन फॉलो करेगा, ये आप लोगों के नॉलेज के लिए, ठीक है जी। या फिर आप इसको यूँ समझ लो कि ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास जिस तरह फोर्स होती है, सो उसमें दो कंपोनेंट हमने बात की थी, एक हमारे पास मीन कंपोनेंट, एक हमारे पास ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट। सो मीन कंपोनेंट के लिए ये वाली कर्व, ऑल्टरनेटिंग के लिए ये वाली कर्व फॉलो होगी। सो आगे चलते हैं और ठीक हो गया स्टैटिक टॉर्जन और उसके बाद जो है रिवर्स टॉर्जन, ठीक है, यानी कि बेसिकली पहले मीन कंपोनेंट था फिर उसके बाद टॉर्जन दूसरा आ गया। अच्छा हाँ, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक चीज़ है ना और उसमें बिल्कुल स्टैटिक अगर कोई चीज़ आ रही है, सो उसको हम एज अ मीन कंपोनेंट ही कंसिडर करते हैं। लेट से अगर आपके पास जो है ना वो कोई ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट नहीं आ रहा ना, तो और आपके पास एक सिंपल एक वैल्यू दे दी है, तो आप बेसिकली उसको एज अ मीन कंपोनेंट लेके चलेंगे। इसी तरह अब जो है ASME का मेथड है कि शाफ्ट डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने हमें सिंपल एक ये फार्मूला दे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से अब हम जो है यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब यहाँ इसमें कुछ चीज़ें कह लें कि इन्होंने एजम्पशंस ली हैं। फॉर एग्जांपल एक उन्होंने लिया कि जी फुली रिवर्स बेंडिंग है। फुली रिवर्स बेंडिंग का मतलब है कि हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है बेंडिंग का वो हो जाएगा 0 और स्टेडी टॉर्क है, इसका मतलब है कि ऑल्टरनेटिंग टॉर्क जो है वो भी हम लेंगे 0, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने कहाँ देखी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ।